फिर n माइनस q1 की जगह 6 माइनस 1 हो जाएगा ना, पावर 5। फिर देन 6 के लिए जी, एनीवन एल्स जी? सर लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा ना, x इज लेस देन इक्वल टू 5। बिल्कुल ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस क्यू टू द रेज पर 5, ये 1 में से माइनस कर देंगे। याद है ये मैंने फार्मूले लिखवाए थे आप लोगों को। ये नहीं हो सकता कि 5 दफा कंसेक्टिव 5 दफा जो है वो आपको फेलियर नहीं मिल सकता। तो 1 माइनस 5/6 टू द रेज पर 5 आ जाएगा जी। करें जी इसको। ये समझ आया सबको जी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग अ 4 रिक्वायर्स fewer देन 6 थ्रोज। लेस देन 6 थ्रोज में आपको जो है वो 4 मिल जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट टाइम भी मिल सकता है, सेकंड टाइम भी मिल सकता है, थर्ड टाइम भी मिल सकता है, फोर्थ टाइम भी मिल सकता है, लेकिन 5 टाइम में भी मिल सकता है जी। ये नहीं हो सकता कि 5 की 5 दफा आपके पास फेलियर हो। इज दिस क्लियर? यस सर। ये सबको क्लियर हो गया जी? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जी? अगला पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का ये है जी। देखिए भाई, वो कहता है ऑन अनदर ओकेजन die is thrown 10 times, find the probability that a 4 is obtained at least 3 times। जी तला जमान, अब ये बताओ कि अब ये बाइनोमियल है या ज्योमेट्रिक है जी? सर बाइनोमियल। ये तो तुमने वो वाली बात की है कि इस दफा तो जरूर ही बाइनोमियल होगा। तो सर या आप वाकई तो समझ सही आया? बात की है सर। सर समझ आ गई है। चलो ठीक हो गया। तुमसे यार मेरी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है आप सबसे, तो इसलिए मेहनत करो यार। अब वो क्या कहता है जी कि x इक्वल टू एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 10 थ्रोज में ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो 1 में से क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये तीन प्रोबेबिलिटीज 1 में से माइनस कर देंगे। x इक्वल टू 0 का मतलब है नो सक्सेस, तो ये बन जाएगा आपका q कितना हो गया जी, 5/6 टू द रेज पर 10। ये नहीं हो सकता कि पूरी 10 दफा जो है वो आपको एक दफा भी सक्सेस ना मिले। ये बात समझ आ रही है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि आपको 10 थ्रोज में एक दफा भी सक्सेस नहीं मिली। फिर है जी एक सक्सेस, तो 10c1 एक सक्सेस आ गई, तो 5/6 टू द रेज पर 9 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसका मतलब है 10 में से 2 सक्सेस हैं, तो 8 जो होंगी वो फेलियर्स होंगी। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ गई सबको जी? यस सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को या बीच में आवाज ब्रेक हो रही है? सर क्लियर है। जी, साथ साथ लिखते जाएं ताकि हम लोग फिर आगे चले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया जी? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जी जरा देखें भाई, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, ये वो बैग है जी, इसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं
और 3 ब्लू बॉल्स हैं जी। सादी, मेरा ख्याल है यही नाम है शायद। सादी टेक्स 3 balls at random from the bag replacement जी, all of you। जो मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि जब मैं एक बॉल निकाल लूंगा तो टोटल में से भी एक लेस हो जाएगा, और जो बॉल आपने निकाली है उस कलर में से भी एक लेस हो जाएगा। द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स टेकन। अब जरा देखें भाई, x है नंबर ऑफ रेड बॉल्स टेकन। अब जरा सोचें, आप 3 बॉल्स निकाल रही हैं, ये भी हो सकता है कि एक भी रेड बॉल ना आए, 1 रेड बॉल आ सकती है, 2 आ सकती हैं, और तीनों भी रेड बॉल्स आ सकती हैं। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ गई सबको? 0 रेड बॉल का मतलब ये है कि सारी की सारी जो है वो ब्लू बॉल्स हैं जी। पहली ब्लू बॉल जब मैं निकालूंगा, अब जरा देखते जाएं जी, पहली भी ब्लू है, एंड ब्लू एंड ब्लू, एंड वी ऑल नो दैट एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है जी। जब पहली ब्लू बॉल निकालेंगे तो कितनी ब्लू बॉल्स पड़ी? 3 आउट ऑफ 10। एक ब्लू बॉल निकल गई जी। जब एक ब्लू बॉल निकल गई ये वाली, अब बताएं जब सेकंड टाइम हम ब्लू बॉल निकालेंगे तो कितनी ब्लू बॉल्स पड़ी हुई हैं जी? 2/9। 2/9। जब एक सर और 3/8 ब्लू नहीं बॉल होगा? निकल गई तो 1 आउट ऑफ 3/8 क्यों होगा? हमने 2 तो नहीं निकाली, हमने तो एक बॉल निकाली है। सर टोटल बॉल्स तो लेकिन 8 है सर ना? टोटल 8 है ना, 5 रेड और 3 ब्लू। यार पहले तुम बता देते तो काम आसान ना हो जाता। मैं वो मैंने गलती से वो ये दिया। ठीक है, अब ठीक है जी, गलती हो गई है यार, डांटते हो आप लोग तो। पहली बॉल जब निकालेंगे तो 3/8। इज दिस क्लियर? सेकंड बॉल निकालेंगे ब्लू तो 2 रह गई, 2/7। और जब तीसरी बॉल निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा जी। क्या आंसर आ रहा है जी, बोले? सर 1/56। ठीक हो गया। अब मैं एक और काम करता हूं, 3 रेड बॉल्स। अगर मुझे तीनों रेड बॉल्स चाहिए, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेता हूं। रेड एंड रेड एंड रेड। रेड जब निकालेंगे तो 5/8, फिर 4/7, और फिर 3/6। देखें जी क्या आंसर आता है। सर 5/28। 5/28 बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब ये वाला कर लेते हैं जी। 2 रेड बॉल्स चाहिए हमें। अब जरा देखें भाई, 2 रेड बॉल्स, पहली ब्लू आ गई और अगली 2 रेड बॉल्स, फिर रेड ब्लू ब्लू रेड, फिर रेड रेड और ब्लू। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स, इसको मैं एवेल्युएट कर रहा हूं जी। अब जरा देखें भाई, जिस ऑर्डर में उसने दिया उसी ऑर्डर में चलेंगे जी। अगर पहली ब्लू बॉल आती है तो 3/8। अब पहली ब्लू बॉल निकल गई, अब अगली हम रेड निकाल रहे हैं, तो रेड कितनी पड़ी हुई है जी? 5/7। फिर रेड निकाल रहे हैं तो 4/6। क्यों भाई जवाब? मोहित, कुछ समझ आ रही है बच्चे? SPW
जी सर। अब जरा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर इसकी निकालें जी। सर आप आपकी वॉइस ब्रेक सबको हो मैं रही है। 4 मिनट दे रहा हूँ जी। सर सबकी 5/28 आ रही है। जी, तो इन सबको ऐड कर लें जी। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें और मुझे बताएं क्या आंसर आता है जी। सर 15/28। जी, 15/28 कह रहे हो? आर वी ऑल गेटिंग द सेम आंसर? जी सर। अब मैं जब स्टूडेंट था ना तो मैं एक काम करता था, हमें ये पता है कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, तो क्यों ना यूं करूं, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 में से माइनस कर दूं। और अगर फर्ज करें, अगर आपने दूसरे तरीके से करना है, 1 रेड बॉल, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं करवा देता हूं। वैसे आप दोनों तरीकों से अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। 1 रेड बॉल का मतलब है रेड, ब्लू, ब्लू, फिर ब्लू रेड, ब्लू, फिर ब्लू, ब्लू रेड। जी, पहला जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रेड जो है 5/8, ब्लू 3/7 और 2/6, तीनों की प्रोबेबिलिटीज को निकाल के ऐड कर लें जी। Show that the probability that Sadi takes exactly 1 red ball, it must be 15/56। देखिए जरा क्या आंसर आ रहा है। मुशब्बिर आप कर रहे हो? जी सर 15/56 ही आ रहा है, सही। मुशब्बिर आप हो हमारे साथ? मैसन? जी सर। यस सर। जी आयजा, आपको समझ आ रही है बच्चे? Yes, sir. एदीना, हैव यू डन? जी सर, आ गई समझ। जी खिजर? मोहित? रायान अजमत? जी सर। सैफ?
जी सर हो गया। समीर, जी सर क्लियर है। यंजर और तलहा जमान। यस सर। यस सर। चले, अब वो कहता है ड्रॉप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो वो तो हम तला हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं जी। जी अब सर। उससे अगला पार्ट है जी हमारे पास, अब हमने इसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालनी है जी। एक्सपेक्टेशन उसने हमें दे दी है और वेरिएंस निकालना है जी। अब जरा मुझे ये बताएं कि एक्सपेक्टेशन जो है वो उसने हमें अगर दे दी है तो वेरिएंस का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? और ये तो बाइनोमियल नहीं है ये वाला, नहीं बाइनोमियल नहीं है क्योंकि हर दफा प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। ये फार्मूला है जी आपका वेरिएंस का। मैं आपको यहां पर ले चलता हूं ताकि हम इसी जगह पर वेरिएंस को कर लेते हैं। वेरिएंस का फार्मूला मैंने अभी लिखा है, समेशन into probability of x square, ये 8 है जी। ये हमारी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू मैंने डायरेक्ट प्लग इन कर दी है जी। अब इसका वेरी 56 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 15/28 प्लस 9 इंटू 5/28 करें जी। सब लोग मुझे ये करके दें। ये समझ आ गया सबको भाई वेरिएंस कैसे निकालनी है? मैं चाहता हूं कि हम 1 आवर में पेपर पूरा कंप्लीट कर लें। शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जी, कैन यू हियर मी? यस सर, आ गई है समझ। जी, अब एक और क्वेश्चन है जी। जी, पिया पिया ही है मेरा ख्याल नाम। पिया रन्स 2 kg 2 किलोमीटर every day and her time is in minutes are normally distributed, तो x आ जाएगा रनिंग टाइम, x follows normal distribution, मीन उसने हमें दे दी है 10.1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3 है जी। और ये मैंने स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर हम वेरिएंस लेते हैं जी। Find the probability that a randomly chosen day PR takes longer than 11.3 minutes to run 2 kilometer.
तो x इज ग्रेटर देन 11.3 मिनट्स है जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है, हमने z में चेंज करना है। एंड वी ऑल नो दैट x को अगर z में चेंज करना है तो x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो 11.3 माइनस 10.1 ओवर 1.3 जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/13. तो ये आता है जी 0.923। ये आपका आंसर आ गया जी। इज दिस क्लियर जी? अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये आपका 0.923 आ गया। ग्रेटर का मतलब है ये वाली प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा जी? ऑल ऑफ यू, एनीवन कैन टेल। ये आगे वाली प्रोबेबिलिटी Sir, निकाल 1 दी है तो minus यस 1 माइनस 5 ऑफ 0.923। तो ये आ जाएगा 0.9 के सामने सेकंड कॉलम में वैल्यू देखें और थर्ड कॉलम में मीन डिफरेंस देखें भी, और इन दोनों को ऐड करके मुझे आंसर बताएं भी क्या आता है। लुक एट योर टेबल जी। सर 0.8220 आ रहा है ऐड करके। 0.8220 तो 1 में से माइनस करें तो कितना आंसर आ जाएगा जी? 0.178। 0.8220 है या 8820 है? सर सही लिखा है 8220। बस ठीक है। 1 में से इसको माइनस कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी इसकी। ये प्रोबेबिलिटी जो आएगी ये बेसिकली इस शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। इज दिस क्लियर? और कोई मुझे बताएगा ये क्या आंसर आ जी? .178. 0.178 को अदीना इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 17.8%। इसका मतलब यह है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 17.8% भी हो, इसको लिख सकते हैं हम। इज दिस क्लियर? जी सर। अब इसका एक और पार्ट करते हैं जी। ये देखें भाई, ऑन 75% ऑफ द डेज, अब उसने प्रोबेबिलिटी जो है परसेंटेज में दे दी है। पीआर टेक्स लॉन्गर देन टी मिनट्स टू रन, एक्स इज ग्रेटर देन टी मिनट्स है जी। और प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है, ये जो 75% है, ओवर 100 लिख सकते हैं, बिकम दिस। तो ये चेंज करते हैं। टी माइनस मीन, मीन हमारा कितना था जी? 10.1। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3 है जी। तो z इज ग्रेटर देन, इसको k में ले रहा हूं 0.75। अब आप सब लोगों ने डिसाइड करना है कि k पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जी। ग्रेटर का मतलब है वाला एरिया शेड कर रहा हूं। अगर मैं k को यहां पर लूं, डू यू थिंक कि ये जो मेरा शेडेड एरिया ये 0.75 है? नो सर। No sir.
तो इसका मतलब है के नेगेटिव में आएगा और यहां पर होगा जी ये 5 ऑफ माइनस के लिखेंगे 0.75। अब जरा अपने टेबल में सर ये देखें वाला दोबारा पॉइंट समझाएं एक दफा ये पॉइंट। z इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब है ये देखो मैंने एक जानबूझ के आप लोगों को टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया जी, अगर मैं के यहां पर ले लूं, ये जो एरिया मैंने शेड किया है सैफ, ये बताओ ये एरिया कितना होगा? 0.5 सर होगा ये या 0.5? 0.5। तो इसका मतलब है के जो है यहां कहीं पर आएगा, तब ये एरिया जो है आगे वाला एरिया 0.75 बनेगा। इज दिस सर क्लियर? इसका अगर मिरर इमेज करें वो भी तो सेम चीज नहीं है? ठीक है, टेबल में से तो देखने के लिए मिरर इमेज ही करेंगे ना, वो तो जाहिर है ऑब्वियसली करेंगे, हम यूं करेंगे। अब ठीक है तो जी, सर अब के पॉजिटिव है तो हमें कैसे पता हम नेगेटिव लें या ये पॉजिटिव? तो इमेज लेने के बाद आया ना, हमने तो ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। ये देखो ये वाली ओरिजिनल वैल्यू में तो के नेगेटिव आएगा ना। ये जो मिरर इमेज हम लेते हैं वो तो तब लेते हैं क्योंकि हमने टेबल यूज करना होता है ठीक है सर, समझ आ गया। जी। अब आप यूं करें कि आपका जो टेबल है उसके नीचे एक छोटा टेबल भी दिया हुआ है, उसमें देखें 0.75 और z की वैल्यू निकालनी है, देखें जरा क्या आ रही है। जी रिवर्स ऑर्डर में देखना। सर 0.674 आ रही है। तो ये माइनस के इज इक्वल टू 0.6, मैंने ठीक लिखा है जी? तो इट विल बिकम k is equals to minus 0.674 which is equals to t minus 10.1 over 1.3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और मुझे t की वैल्यू निकाल के दें जी। ये जो नेगेटिव है ना, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा टाइम का। सर 9.2238। तो इसका मतलब है इतने मिनट्स आ जाएंगे जी। इसका मतलब है 75% ऑफ द डेज जो है शी टुक 9.224 मिनट्स से ज्यादा टाइम लिया उसने। इज दिस क्लियर? जी समीर, आपको कुछ समझ आया? यस सर, क्लियर है। क्या कहते हैं आप लोग? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं जी अब?
अब वो कहता है ऑन हाउ मेनी डेज क्वेश्चन है जी ऑन हाउ मेनी डेज इन अ पीरियड ऑफ 90 days would you expect PR to take between 8.9 and 11.3 minutes to run? अब 90 डेज उसने दे दिए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 8.9 से ग्रेटर और लेस देन 11.3, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जी। कुछ समझ आ रही है आपको? ऑन हाउ मेनी डेज इन अ पीरियड ऑफ 90 days वुड यू एक्सपेक्ट पीआर टेक्स, तो इसका मतलब है पहले आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जी, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए z में चेंज करेंगे तो 8.9 माइनस 10.1 डिवाइड बाई 1.3, 11.3 माइनस 10.1 ओवर 1.3, इससे जो z की वैल्यूज निकलेंगी जी, इससे जो z की वैल्यूज निकलेंगी इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसको मल्टीप्लाई बाय 90 कर देना है। कुछ बात समझ आई है ये सबको? इज दिस क्लियर जी? ये आपको उस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में से अब देखना पड़ेगा। सर अगर डेसिमल प्लेसेस हैं तो हम कितने थ्री लिखेंगे, डेसिमल 2 या प्लेस 3? तक बचे, जो आपका टेबल है ना वो 3 डेसिमल प्लेस तक आप रीड कर सकते हैं, तो थर्ड प्लेस पर आपने राउंडिंग कर देनी। अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आपने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है, क्लास इज टिल 5 PM। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए छोड़ दूं जी? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जी ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है जी। आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मैं पेज डिलीट कर रहा हूं। आप हमारे साथ हो? ये नोट कर लिया आपने? जी अब ये क्वेश्चन है जी, सब लोग जरा देखें भाई। ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े मेरे फेवरेट होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन उसने दिया जी 2000 अक्टूबर नवंबर 2020 के पेपर में आया। इन अ सर्टेन कंट्री द वेदर ईच डे इज क्लासिफाइड एज फाइन और रेनी। द प्रोबेबिलिटी दैट अ फाइन डे इज फॉलोड बाय फाइन डे, फाइन के बाद दोबारा जब फाइन डे आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है जी। तो इसका मतलब है ये वाली प्रोबेबिलिटी 0.75 होगी। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आई है जी? सर फिर से समझा दो सर। जी वो कहता है इन अ सर्टेन कंट्री द वेदर ईच डे इज क्लासिफाइड एज फाइन डे, या तो फाइन होगा या रेनी डे होगा, दरमियान वाला डे नहीं हो सकता जी। द प्रोबेबिलिटी दैट द फाइन डे इज फॉलोड बाय, यानी अगर पहला दिन फाइन डे था तो अगला दिन भी फाइन होगा। फाइन के बाद अगर आपको दोबारा फाइन चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है जी। ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। सैफ, इज दिस क्लियर? जी सर।
जी, अगर फाइन के बाद दोबारा फाइन डे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75. द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेनी डे इज फॉलोड बाय अ फाइन डे. A rainy day is followed by the probability that a rainy day is followed by a fine day. A rainy day is followed by a fine day. तो इसकी प्रोबेबिलिटी उसने हमें दे दी है जी 0.4. The probability that a rainy day is followed by a सर fine वो day. ऊपर वाली नहीं होगी, 2 अप्रैल वाली ऊपर? और साथ उसने हमें ये बता दिया है, चलें इसको भी देख लेते हैं. और साथ उसने हमें बता दिया है कि 1 अप्रैल को फाइन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.8 है जी. The probability that a rainy day is followed by a fine day. अगर हम ये 0.4 लेते हैं तो फिर तो अदीना हमारे पास देखो ना, एक ब्रांच से अगर जितनी भी एक पॉइंट से अगर ब्रांचेस निकल रही हैं, 1 आनी चाहिए. हाँ वही ना. तो क्या कहता है कि जी द प्रोबेबिलिटी दैट अ फाइन डे इज फॉलोड बाय अ फाइन डे इज 0.75. द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेनी डे इज फॉलोड बाय अ फाइन डे, दिस इज 0.4 आएगी जी. Isn't it? तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 और ये आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा. मेरा ख्याल है तुम्हारी वो बात को चेक करने के लिए हम इसकी मार्किंग स्कीम भी चेक कर लेते हैं भाई. सर क्योंकि फॉलोड बाय है तो फिर वो बाद में आएगा. चलिए 1 मिनट. तुम क्या कह रही हो कि ये, चलें एक दफा देखते हैं उसमें सर ऐसे सही है जो आपने किया. मार्किंग स्कीम. मार्किंग स्कीम चेक कर लेते हैं. क्या पता गोरा जो है वो हमें कोई, सर यही है मार्किंग स्कीम में भी. बस फिर इसका मतलब है ठीक है. किधर गया जी इसका क्वेश्चन? ये ठीक है भाई. क्यों जी, सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? ठीक हो गया जी, हमारा ये बन गया जी. अब इसमें देखें, इसका आ गया फाइन एंड फाइन. ये पहला लेटर जो है ये 1 अप्रैल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 अप्रैल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये याद रखना है आपने. अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई. ये हो सकता है हमने बुक में इतनी ना की हो. अब ये आपका पैटर्न बन गया. अगर आप 3 अप्रैल पे भी चले जाएं तो फाइन के बाद दोबारा फाइन अगर आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 होगी. फाइन के बाद अगर रेनी होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 होगी. अगर रेनी के बाद फाइन होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी. ये मेरी बात समझ आ रही है? मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं. अब चाहे आगे आप पूरे महीने की भी प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं आप. दोबारा सब लोग जरा मेरी बात गौर से सुने भाई. ये बेसिकली पैटर्न अब बन गया है और इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है जी. ये देखें भाई, ये पहला डे फाइन था,
फाइन के बाद दोबारा जब भी फाइन आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 होगी। ये रूल बन गया। अब अदीना, जवाद, मुशब्बिर, मैसन, आप लोगों को Yes, समझ sir. आ रही है मेरी बात? यस सर। जी सर। और फाइन के बाद अगर रेनी होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है। अब जरा सोचें, रेनी के बाद अगर फाइन आ रहा है, रेनी के बाद फाइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.4। 0.4। और रेनी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.6। फाइन के बाद अगर फाइन आ रहा है, ये देख रहे हैं, फाइन के बाद अगर दोबारा फाइन आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 0.75। और रेनी की प्रोबेबिलिटी 0.25। रेनी के बाद अगर फाइन आएगा, रेनी के बाद फाइन आएगा तो ये इसका पैटर्न है जी, 0.4। और रेनी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.6। ये कुछ समझ आया जो मैंने बनाए हैं जी? ये 3 अप्रैल है जी। आप सबको अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। सर समझ आ गई सर। ये बेसिकली पैटर्न होता है, इस पैटर्न को आपने आगे फॉलो करना है जी। जी रायान, आप हो हमारे साथ? मोहित, जी अब जरा देखें, इसका पहला पार्ट है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 अप्रैल इज फाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अप्रैल इज फाइन। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल कुछ भी हो सकता है जी, फाइन एंड फाइन हो सकता है और रेनी एंड फाइन हो सकता है जी। फाइन एंड फाइन आ जाएगा 0.8 इंटू 0.75। कोई इसके अलावा हो सकता है जी, 2 अप्रैल फाइन होना चाहिए जी। तो इसका मतलब है 1 सो अप्रैल रेनी एंड इट कैन फाइन। बी जी। तो रेनी एंड फाइन की आ गई 0.2 इंटू 0.4। ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई जी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तला जमान, आप हमारे साथ हो? जी इसका नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब जरा सब लोग जरा देखें भाई, लेट एक्स बी द इवेंट दैट 1 अप्रैल इज फाइन, वाई बी द इवेंट दैट 3 अप्रैल इज रेनी। जी पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकाल लेते हैं। एक्स एंड वाई का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। कोई बात समझ आई है सबको जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है एक्स बी द इवेंट दैट द 1 अप्रैल इज फाइन। तो 1 अप्रैल अगर फाइन है तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी कहता है इन अ सर्टेन कंट्री द वेदर each day is classified as this. The probability that first day, probability that the fine day is followed by a fine day. अब वो कहता है कि the tree diagram shows the probabilities for the weather on 1 April and 2 April. जी अब हमने probability निकालनी है कि let x be the event that the 1 April is fine. 1 April अगर फाइन है तो इसकी probability 0.8 आ गई जी। और फिर y है जी, y be the event that the 3 April is rainy.
अब जरा सोचें भाई, 3 अप्रैल अगर रेनी है तो तीनों रेनी हो सकते हैं और फाइन फाइन रेनी और फाइन रेनी रेनी और रेनी फाइन रेनी। इसके अलावा कुछ हो सकता है जी? सोचें जरा। क्यों भाई, सब लोगों को कुछ समझ आ रही है? सर और मतलब ऐड कर देंगे। और का मतलब ऐड है जी, और इनका मतलब ये रेनी, बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है एंड है ये। करें जी, सब लोग जरा मुझे करके दें ये प्रोबेबिलिटीज। रेनी एंड रेनी एंड रेनी। अच्छा, एक और भी चीज है जो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों से मैं ज्यादा काम करवा रहा हूं। अगर आप लोग रुक जाएं तो एक और काम कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हेलो। अच्छा, हमने इसका जो है वो इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट डे जो है वो तो फाइन है जी। देखें ना, एक्स बी द इवेंट एट द फर्स्ट अप्रैल इज फाइन। फाइन रेनी रेनी और फाइन फाइन और लास्ट वाला रेनी होना चाहिए। ये कर लें, ये इनका कॉमन वाला आ जाएगा ये एक्स एंड वाई। तो इसलिए ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डायरेक्ट आ जाएगा। क्यों भाई, बाकी सिटी स्कूल वाले क्या कहते हैं? कोई बात समझ आई है? मैंने आप लोगों का जो इसको शॉर्टकट किया है। हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है जी। जरा मेरी बात सुने भाई। ऊपर है इवेंट एक्स, उसने दिया है फर्स्ट अप्रैल इज फाइन। ये हम ले लेते हैं जी डेज, फर्स्ट अप्रैल, सेकेंड अप्रैल और थर्ड अप्रैल। थर्ड में उसने बता दिया रेनी है और फर्स्ट का उसने बता दिया फाइन। तो इसका मतलब है सेकेंड वाला जो है वो फाइन भी हो सकता है और रेनी भी हो सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये दो ही ऑप्शंस बनती हैं एक्स एंड वाई का, यानी एक्स और वाई जो है दोनों हैपन होनी चाहिए। दरमियान वाला जो सेकंड डे है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ समझ आई है ये बात? सैफ? सर फिर पहले वाला मेथड गलत है ना? नहीं, वो गलत तो नहीं है, वो पर लेंथी है सर बहुत आंसर ज्यादा। अलग आ रहे हैं। हाँ भाई, उसको छोड़ दो। मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पता क्या, उसने 3 मार्क्स दिए और साथ उसने ये कहा है कि लेट एक्स बी द इवेंट दैट द फर्स्ट अप्रैल इज फाइन। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट अप्रैल को फाइन लिया। अब वो कहता है वाई बी द इवेंट दैट द थर्ड अप्रैल इज रेनी। तो इसका मतलब है सेकेंड डे कोई भी हो सकता है। तो बात खत्म हो गई। मतलब एक्स भी होना चाहिए और वाई भी होना चाहिए। ये दो इवेंट्स जरूर हैपन हैपन होने चाहिए। इंटरसेक्शन है ना इनका। तो इसका मतलब है सेकंड डे कुछ भी हो सकता है।
इज दिस क्लियर? Yes, sir. और मेरा ख्याल है इससे आंसर भी ठीक आ जाता है। क्यों भाई, आप समझ आए? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मैंने इसको वेन डायग्राम्स वाले मेथड से कर लिया है। याद है हम क्लास में वेन डायग्राम्स भी यूज करते रहे। तो वेन डायग्राम्स में ये होगा कि आपका 1 अप्रैल उसने दे दिया जी कि रेनी फाइन है, सॉरी, और 3 अप्रैल जो है वो भी दे दिया उसने रेनी। इसका मतलब दरमियान वाला कुछ भी हो सकता है। तो एक्स एंड वाई यानी 1 और 3 को आप फिक्स कर दो, दरमियान वाला कुछ भी हो सकता है जी। जी, इज दिस क्लियर जी? जी सर। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 1 अप्रैल इज फाइन गिवन दैट द 3 अप्रैल इज रेनी। अब यहां पर आपके लिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी है उसने। मतलब हमने क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अप्रैल is fine given that the 3 April is rainy। अब जरा देखते जाएं जी, ये जो गिवन दैट होता है ये आपकी सैंपल स्पेस होगी। अगर 3rd डे रेनी है और प्रोबेबिलिटी आपने किसकी निकालनी है, 1st डे जो है वो फाइन है जी। अब जरा देखिए भाई, फाइन, फाइन रेनी, फाइन रेनी, फाइन रेनी, और रेनी रेनी रेनी, और रेनी फाइन रेनी। और इसमें से अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 अप्रैल जो है वो फाइन होना चाहिए, फाइन फाइन रेनी और फाइन रेनी रेनी, ये आ जाएगा जी। कोई बात समझ आई है? गिवन दैट का मतलब है ये वाला इवेंट अकर हो चुका है जी, और वो इवेंट ये है कि 3 अप्रैल जो है वो क्या है, इट्स रेनी। तो ये देखिए मैंने जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए हैं इनमें 3 अप्रैल को मैंने रेनी लिया जी। और मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 3rd डे तो अप्रैल, 3rd अप्रैल तो वैसे ही रेनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 1st अप्रैल इज फाइन? तो जो 1 अप्रैल फाइन वाले थे उनको मैंने न्यूमरेटर में ले लिया। ये बात समझ आई है सबको जी? जी सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमने आज पूरा एक पेपर जो है वो तकरीबन हमने कितने % कर लिए? 1 मिनट, कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 क्वेश्चंस हुए। आगे बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। आई अप्रिशिएट कि आप लोग ये पूरा पेपर सॉल्व करें, और ये कल मेरी जो क्लास होगी उसमें आपने मुझसे डिस्कस करना है जी। इज दिस क्लियर जी? कल मैं बता दूंगा कि किस टाइम पर क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।